अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस सवाल में जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ऑटम 2021 का आईकैप का पास्ट पेपर। और ये पास्ट पेपर जो है इसमें IAS 16 भी है। इसमें जो है वो बोरिंग कॉस्ट का एलिमेंट भी है। इसमें गवर्नमेंट ग्रांट का एलिमेंट भी है। तो ये सवाल जो है वो मल्टीपल IAS से मिलकर बना है। ठीक है। अच्छा, सवाल शुरू करने से पहले इस सवाल में गवर्नमेंट ग्रांट के IAS का एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है जिसकी टेस्टिंग हुई है, तो इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं एक बार। गवर्नमेंट ग्रांट का वैसे आपको बेसिक आइडिया लाजमी तौर पर होना चाहिए। अ, ये पैराग्राफ कहता है ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स may also require the fulfillment of certain obligations and will then be recognized in profit or loss over the period that bear the cost of meeting the obligations. As an example, a grant of land may be conditional upon the erection of a building on the site, and it may be appropriate to recognize the grant in profit or loss over the life of the building. वो ये कहते हैं कुछ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं जिसकी ग्रांट को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अ, वो जो ऑब्लिगेशंस आपको दी हुई हैं या कंडीशंस जो उसके साथ अटैच्ड हैं वो जैसे जैसे पूरी हो जाएं वैसे वैसे रिकॉग्नाइज करोगे। और खास तौर पर ये एक जमीन की एग्जांपल देता है। मिसाल के तौर पर एक नॉन डेप्रिशिएबल लैंड है और कंडीशन आप पे ये लगाई हुई है कि इसको आपने बिल्डिंग इस पे आपने कोई बिल्डिंग बनानी है। तो वो बोलता है कि ये बात अप्रोप्रिएट होगी कि इस तरह की ग्रांट से आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्निशन करो ना, वो बिल्डिंग की लाइफ के हिसाब से करो। यानी कि बिल्डिंग की जो आपकी लाइफ हो उतनी आप जो है वो अ, अपने पास जो है वो ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करते रहो। ठीक है जी। और इसी स्पेसिफिक पैराग्राफ की जो है ना हम जो सवाल डिस्कस कर रहे हैं उसमें इम्प्लीकेशन भी है। तो अब हम सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन ये एक रेलेवेंट पैराग्राफ था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो हाईलाइट कर दिया जाए, ताकि जब आप सवाल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता हो कि भाई IAS में कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है। अब ये हमारे पास मेन सवाल आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मेन सवाल को हम रीड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट को रीड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आखिर रिक्वायर्ड क्या है। तो रिक्वायरमेंट में मैं चलता हूँ ज़रा। अगर हम इस सवाल की रिक्वायरमेंट को देखें, 16 मार्क्स का सवाल है। 16 मार्क्स का सवाल है। ठीक है। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा, पोर्शन, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। कंपैरेटिव फिगर्स यानी कि पिछले साल का भी। फ्रॉम बीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2000 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा, टुकड़ा आपको बनाना है। और 31 दिसंबर 2020 वाले साल का भी बनाना है, और इससे जो पिछला साल होगा यानी कि 31 दिसंबर 2019 उसका भी बनाना है फॉर अबव इंफॉर्मेशन। यानी कि ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी इम्पैक्ट होगा, जितना इम्पैक्ट जो है वो उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर जाएगा, ये सारा इम्पैक्ट जो है ना वो आपने बताना है। ठीक है, ये सारा इम्पैक्ट आपने जो है वो बताना है और आपने डिस्कस करना है, आपने जो है वो मेंशन करना है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं मेन सवाल पर। अगर हम मेन सवाल पर आते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ बनी एयर लिमिटेड BEL। BEL कोई कंपनी है, उसके नॉन करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन है। लैंड की इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्री बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की इंफॉर्मेशन है, और फिर कुछ अदर इंफॉर्मेशन है या आप कह लो कि जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा जी, लैंड के बारे में क्या है। In January 2019, the government allotted a piece of land to BEL, subject to the condition that BEL will establish a factory building on it. The land was recorded at its fair value of rupees 100 million. जनवरी 2019 में गवर्नमेंट ने BEL को एक ज़मीन दी और साथ में ये कंडीशन दी कि इस पे आप जो है वो एक फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाओगे।
और इस जमीन की जो फेयर वैल्यू है वो 100 मिलियन है। यानी कि पैरा 18 की एप्लीकेशन गवर्नमेंट ग्रांट्स के आईएएस के पैरा 18 की यहाँ पर एप्लीकेशन हो रही होगी ऐसा लगता है। क्लियर है बात? इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पर आपके सामने जो है वो रेलेवेंट पैरा जो है वो मेंशन करा हुआ था। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग्स के बारे में है बात। ऑन 1 मार्च 2019, पहली मार्च 2019 वाले दिन, पहली मार्च 2019 वाले दिन बीएल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। अब ये वाली चीज जो है ना, पहली मार्च 2019, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी बोरिंग कॉस्ट के आईएएस के लिए, क्योंकि उसकी कुछ कंडीशंस में से एक कंडीशन ये होती है कि एसेट में आप बोरिंग कॉस्ट को तब कैपिटलाइज करना स्टार्ट करते हो जब उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2020, इस दिन आप उसकी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक दोगे। पेमेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वेर एज फॉलोज। पहला आपने बिल पहली मार्च 2019 वाले दिन 130 मिलियन का पे किया, फिर पहली अगस्त को पेमेंट करी, फिर आपने पहली जनवरी को पेमेंट करी, फिर आपने आखिरी बिल 100 मिलियन का पहली जुलाई को पे करा। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू। अब इसकी फाइनेंसिंग कैसे हुई? अच्छा, ये टोटल पैसे कितने चाहिए अगर हम ये देखें तो 130 प्लस 190 प्लस 180 प्लस 100, टोटल 600 बनते हैं। ठीक है, अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो, अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो 130 190 180 और 100, तो टोटल 600 बनते हैं। लिखता है द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू, और फिर लिखता है गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 200 मिलियन, 200 मिलियन रुपए की यहाँ पर भी हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, रिसीव्ड ऑन 1 Feb 2019। Unused funds from government grant were invested in a savings account at 8% per annum। अब देखें, एसेट जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन पहली मार्च को स्टार्ट हुई है। आपने पहली बार कॉन्ट्रैक्टर को पैसे भी जो पे कर रहे हैं वो पहली मार्च को करे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको 200 मिलियन दे दिए थे पहली फरवरी वाले दिन। और आपको ये पता है कि कोई भी अनयूज फंड्स होते हैं तो वो मैं कहीं पर 8% पर एनम पर इन्वेस्ट कर कुछ कमा सकता हूँ। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो एक अकलमंद बंदा क्या करेगा, पहली फरवरी को जब 200 मिलियन रुपए आएंगे तो उसको इन्वेस्ट कर देगा, है ना, उसको इन्वेस्ट कर देगा। जब जब जरूरत होगी निकालता रहेगा, इस्तेमाल करता रहेगा, वरना उसको इन्वेस्ट कर रहने देगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट इनकम कमा रहा होगा। नंबर 2, विड्रॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज, बोरिंग कॉस्ट का आईएएस जो है वो दो तरह की फाइनेंसिंग की बात करता है। एक कहता है स्पेसिफिक बोरिंग, यानी कि एक ऐसी बोरिंग जो एसेट की वजह से ली गई हो, और एक कहते हैं जनरल बोरिंग। तो ये जनरल बोरिंग है क्योंकि ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, बैंक ओडी है, ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है, ऑब्टेन फ्रॉम बैंक एंड बैंक बी। द रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो ये आपके पास जो है वो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी चल रही थी। एक बैंक ए था, एक बैंक बी था। ऑब्टेन ऑन 1 जनवरी 2019, बैंक ए से 1 जनवरी 2019 से जो है वो मैंने पैसे लिए हुए थे और स्टार्ट हुई हुई थी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। मार्कअप का रेट 12% था। 31 दिसंबर को 250 मिलियन का लोन हम दे चुके थे, 2019 का मार्कअप 22 मिलियन था। 31 दिसंबर 2020 को जो बैलेंस आ रहा था वो 350 आ रहा था। एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग 2020 300 मिलियन। इसका मतलब ये है कि कभी लोन ज्यादा होगा, कभी लोन कम होगा। एवरेज जो बन रहा था वो ये बन रहा था, और मार्कअप जो मैंने पूरे साल का दिया वो इतना दिया। इसी तरह से बैंक बी है, बैंक बी जो है उससे हमने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन ही 1 जनवरी 2020 को करी है, तो 19 में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 20 की इन्फॉर्मेशन उसकी मौजूद है। Manufacturing plant, the manufacturing plant was purchased on 1st of August 2020 at a cost of 420 million. 240 million was financed through an interest-free loan from government. The loan will be forgiven if the plant is operated for at least 4 years by BEL. Upon acquisition, there is a reasonable assurance that BEL will comply with the condition. ठीक है, ये आसान लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाला हिस्सा। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है? BL uses cost model for subsequent measurement of property, plant and equipment. cost model का इस्तेमाल करना है, रिवेल्यूशन मॉडल नहीं है। All government grants are recorded as deferred income, यानी कि जब आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करोगे तो उसको एज अ डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करोगे, एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर, और हर साल कुछ ना कुछ हिस्सा इनकम में ट्रांसफर करते रहोगे। यही हम करने का सोच भी रहे। Useful life of the factory building and manufacturing plant has been estimated at 25 years and 10 years respectively।
अब सबसे पहले हम लैंड की बात करते हैं कि भाई लैंड के साथ आखिर हम क्या करेंगे ना। अच्छा देखिए, लैंड के लिए ये याद रखिएगा कि हमने पैरा नंबर 18 पढ़ा और गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कंडीशन लगाई है कि तुम जमीन पर जो है वो एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाओगे। और फैक्ट्री बिल्डिंग की जो यूजफुल लाइफ है ना वो 25 साल है, लिहाजा हम 25 साल के हिसाब से इसकी वर्किंग्स कर रहे होंगे। जो डेफर्ड इनकम जो हमारी होगी उसको जो बुक कर रहे होंगे पीएनएन में, वो 25 साल के हिसाब से करना चाहिए। तो ये सारा मैंने सवाल पढ़ लिया। मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों ने भी ये सवाल पढ़ा हुआ हो। सवाल बजाय तौर पर इतना मुश्किल लगता नहीं है। सबसे पहले हम लैंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। और हमें बनाना क्या है, हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना उसकी वर्किंग करनी है। यानी कि हम यहाँ पर कह लेते हैं कि भाई हमें एक काम करना है, एसओएफपी में क्या होगा, ठीक है ना, ये बताना है। और हमें 2 सालों का बताना है, 2020 और 2019। और इसी तरह से हमें ये बताना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, और उसमें भी हमें बताना है कि 2020 वाले साल में और 2019 वाले साल में क्या क्या होगा। इधर हम सारी इंफॉर्मेशन को पुटिंग करते जाएंगे। सबसे पहले हम वापस से ऊपर चलते हैं। लैंड के बारे में उसने लिखा हुआ है कि इन जनवरी 2019 द गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू बीएल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट बीएल विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन इट। द लैंड वाज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 100 मिलियन। तो जब मुझे लैंड मिला होगा और फ्री का लैंड मिला है और 100 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू है, गवर्नमेंट ने लैंड दिया और साथ में कंडीशन लगाई है कि इस पर बिल्डिंग बनाना, तो 1 जनवरी वाले दिन मैंने क्या एंट्री पास करी होगी। 1 जनवरी वाले दिन मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि एक लैंड को डेबिट किया होगा, ठीक है। लैंड को मैंने डेबिट कर दिया होगा 100 मिलियन पर, और मैंने डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर दिया होगा। डेफर्ड इनकम को क्रेडिट कर दिया होगा, ठीक है जी। डेफर्ड इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया होगा 100 मिलियन से, क्योंकि मैंने कैश या बैंक से तो पैसे पे नहीं करे ना, ठीक है। कैश या बैंक से तो पैसे पे नहीं करे। तो ये हमारे पास पहला काम हो गया, सही है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना शुरू करी ऑन 1 मार्च 2019। फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना शुरू करी, बीएल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट वी विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग। क्या आप फैक्ट्री की कोई बिल्डिंग बनाओगे, ये कंडीशन दी गई थी आपको। तो आपने फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करी। अच्छा, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट कब हुई है, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हुई है अगले साल। लिहाजा ये जो यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग है और डिप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हुआ होगा, ये पहले साल से तो यानी कि 2019 से तो नहीं हुआ होगा, 2020 से हुआ होगा। 2019 से नहीं हुआ होगा ना, 2020 से हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल डेफर्ड इनकम में से कोई भी अमाउंट ऐसी नहीं होगी जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही होगी। बहरहाल दूसरे साल जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग को मैंने कंप्लीट कर लिया है। फैक्ट्री बिल्डिंग को मैंने कंप्लीट कर लिया है, फैक्ट्री बिल्डिंग बन गई है, उसकी यूजफुल लाइफ 25 साल है। तो मैं उसकी डेफर्ड इनकम अगले साल से रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। अच्छा, फैक्ट्री बिल्डिंग तैयार कब हुई है, कंप्लीट कब हुई है, सर 30 जून को कंप्लीट हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि 30 जून 2020, देखें लिखा हुआ ना, द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2020। तो 30 जून, अच्छा ये मैं यहाँ पर मार्क कर दूं, ये 2019 के साल की एंट्रीज हैं लैंड से रेलेवेंट। अब 2020 वाला साल आ गया और 2020 वाले साल की लैंड से रेलेवेंट क्या हमारे पास कैलकुलेशंस होंगी। तो देखिए 30 जून 2020 वाले दिन जब वो फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, जब वो फैक्ट्री बिल्डिंग लैंड पे बन गई, वो फैक्ट्री बिल्डिंग लैंड पे बन गई, तो क्या हुआ कि मैं अब उस डेफर्ड इनकम को रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपनी बुक्स में। तो मैं अपने पास जो एंट्री पास करूंगा वो पास कर दूंगा डेफर्ड इनकम डेबिट। डेफर्ड इनकम को मैं डेबिट कर दूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। सर किस वैल्यू से करोगे, देखिए 100 जो लैंड की वैल्यू है टोटल पूरी की पूरी ग्रांट में मिली है, डिवाइडेड बाई 25, इससे एक साल की वैल्यू आई। लेकिन 2020 वाले साल में 30 जून या 1 जुलाई ऑनवर्ड्स अगर मैं देखूं तो 6 महीने ही बचता है। तो 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 6/12 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 6/12, ठीक है। ये बन जाता है आपके पास डेफर्ड इनकम में जाने वाला अमाउंट, यानी कि 2 मिलियन का। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पास ये देखते हैं कि भाई इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा। तो और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या होगा। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक जगह पर आपके आ रहे होंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में लैंड आ रहा होगा, और लैंड की वैल्यू यहाँ पर भी 100 मिलियन आ रही होगी,
यानी कि 2019 में और 2020 में भी 100 मिलियन आ रही होगी। लैंड की वैल्यू दोनों जगह 2019 और 2020 दोनों जगह पर जो है ना वो 100 मिलियन आ रही होगी, क्योंकि लैंड तो आपने इसी दिन रिकॉग्नाइज कर लिया था ना। लैंड आपने इसी दिन रिकॉग्नाइज कर लिया था, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो डेफर्ड इनकम है उसका क्या हुआ होगा, या डेफर्ड इनकम को कैसे रिकॉर्ड किया होगा। तो हमारी दूसरा हमारा जो पोर्शन होता है वो लायबिलिटीज का पोर्शन होता है। दूसरा जो पोर्शन होता है जहाँ पर डेफर्ड इनकम वगैरह आनी चाहिए, यानी कि जो अमाउंट गवर्नमेंट ने दे दिया था लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, डेफर्ड इनकम में जहाँ पर लायबिलिटीज होंगी उन लायबिलिटीज में मैं अमाउंट लिखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि पहले साल तो हमने डेफर्ड इनकम में से कोई भी अमाउंट जो है वो हम अपनी इनकम में नहीं लेकर गए 2019 में, क्योंकि 2019 में कंडीशन पूरी नहीं हुई थी। 2019 में फैक्ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो डेफर्ड इनकम या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जो हिस्सा हमारे पास होगा, ठीक है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज में होगा, एनसीएल ही लिख देता हूँ, और डेफर्ड ग्रांट लिख देता हूँ। डेफर्ड ग्रांट ज्यादा बेहतर वर्ड है। लैंड से रिलेवेंट जो डेफर्ड ग्रांट होगा वो यहाँ पर तो 100 होगा, लेकिन अब 100 में से दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे चला जाएगा तो यहाँ पर 98 बच जाएगा। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कर रहे होंगे दो की, साल 2000 और साल 2020 में। साल 2019 में रिकॉर्ड नहीं होगी। ये लैंड से रेलिवेंट मैं सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है, लैंड से रेलिवेंट मैं सारा काम कर रहा हूँ। लैंड बड़ा आसान था, ये सारी इसकी वैल्यूज थी। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी वर्किंग पर, जो इस सवाल की एक मेन कोर वर्किंग है, जो कि फैक्ट्री बिल्डिंग के हवाले से, कि भाई फैक्ट्री बिल्डिंग का क्या हुआ होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और फैक्ट्री बिल्डिंग के बारे में जो है वो क्या चीजें हैं। तो फैक्ट्री बिल्डिंग में जो है ना बोरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए लोन शोन भी लिया, ठीक है ना, और फैक्ट्री बिल्डिंग जो है उसकी में कुछ कैपिटलाइजेशन भी हो रही होगी। अच्छा, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, तो हमें एक एवरेज रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। देखिए, हमारे पास दो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज हैं, और दोनों रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज का जो एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर 2020 पूरे साल का आ रहा है वो 300 और 150 आ रहा है, ठीक है जी। और आपके पास जो रेट दिया हुआ है 12 और 14% दिया हुआ है। अब 12 और 14% का जो रेट दिया हुआ है उसके हिसाब से जितना इंटरेस्ट पूरे साल का बनना चाहिए, क्योंकि देखो 12% का तो इंटरेस्ट अब होगा जब आप रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी 100% यूज कर रहे होगे। आपने कभी कम यूज करी होगी, कभी ज्यादा यूज करी होगी, तो ये जितना भी इंटरेस्ट बनना चाहिए ना वो यहाँ पर ये 36 मौजूद है, और इसी तरह से यहाँ पर ये 21 भी मौजूद है। अब जो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रही है वो हमारी जो है वो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो 1 जनवरी 2019 बैंक ए की फैसिलिटी है, बैंक बी की भी फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो पहली पेमेंट हो रही है वो 1 मार्च 2019 को हो रही है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है, सारी चीजें मौजूद है। अब हम एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। बैंक ए का रेट जो है वो दिया हुआ है हमें, देखिए पहले साल यानी कि 2019 में तो सिर्फ बैंक ए ही था और उसका रेट 12% था। पहले साल यानी कि 2019 में तो सिर्फ और सिर्फ बैंक ए ही था और उसका रेट जो है ना वो 12% है, ठीक है ना। दूसरे साल हमारे पास दो बैंक्स हैं, दूसरे साल हमारे पास दो बैंक्स हैं, दूसरे साल हमारे पास दो बैंक्स हैं, तो 2019 के लिए जो रेट यूज होना चाहिए वो तो 12% होना चाहिए, लेकिन 2020 के लिए हमें एवरेज रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज रेट कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे ये कि हम दोनों का इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि हम दोनों का मार्कअप फॉर 2020 आप देख रहे हो 36 प्लस 21 डिवाइडेड बाय एवरेज बोरोइंग, यानी कि 350, सॉरी 300 और 150, इससे हम एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये आ रहा है 12.67%, ये आ रहा है आपका 12.67%, ठीक है भाई। तो जरा मैं फॉर्मेटिंग सही करता हूँ, सही है भाई। तो ये 2019 और 2020 दोनों का रेट जो रेट है वो डिफरेंट है, क्योंकि 2019 में सिर्फ बैंक ए मौजूद था, बैंक भी आया ही 2020 में, इसीलिए इसका कोई ओपनिंग यहाँ पर भी मार्कअप शार्कअप नहीं आ रहा था। या आया ही 2020 में है तो 2020 के हिसाब से ये वैल्यू हो गई, सही है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो किस तरह से कैपिटलाइज हो रही होगी, उसका क्या चल रहा होगा।
तो हम जो है वो इस तरह से करते हैं कि एक टाइमलाइन टाइप बना लेते हैं, और हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है सवाल में लिखा हुआ है ऑन 1 मार्च 2019 BL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। तो भाई कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? 1 मार्च 2019। ठीक है, 1 मार्च 2019 वो दिन है जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। अच्छा, 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक का, आई रिपीट, 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक का कोई भी अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट की कॉस्ट का एसेट में कैपिटलाइज नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर हम ये देख लेते हैं कि भाई पेमेंट्स कब कब करी गई। तो अगर हम पेमेंट्स का देखते हैं तो हमारे पास पहली पेमेंट जो आ रही है, फर्स्ट बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 1 मार्च 2019 130 का आ रहा है। ठीक है ना, ये 1 मार्च 2019 का बिल आ गया 130 का। सही है भाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आपके पास जो है अल्लाह भला करे 1 अगस्त 2019 का 190 मिलियन का बिल आ गया। 1 अगस्त 2019 का 190 मिलियन का बिल आ गया। वही अमाउंट लिख रहा हूँ मैं। 1 जनवरी वाले दिन, 1 जनवरी 2020 वाले दिन, 1 जनवरी 2020 वाले दिन 180 मिलियन का बिल आ गया। और फिर 1 जुलाई 2020 वाले दिन, 1 जुलाई 2020 वाले दिन 100 मिलियन का बिल आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर बुलेट नंबर 1 को देखते हैं तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 200 मिलियन रिसीव्ड ऑन 1 Feb 2019। अनयूज्ड फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट वेर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग्स अकाउंट एट 8% पर एनम। अब ये पहली वैल्यू जो 130 की आ रही है, ये 130 की क्या मैंने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से पे करी होगी? क्या मैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी यूज करूंगा? नहीं सर, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी तो हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम जो आपने गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए हैं आपने वो इस्तेमाल करे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रांट, जो आपने ग्रांट रिसीव करी थी। देखिए, ग्रांट आपने रिसीव करी थी फर्स्ट फेब 2019 वाले दिन। तो 1 फेब 19 टू 1 मार्च 19, 1 फेब 19 टू 1 मार्च 19 आपने ये पैसे इन्वेस्ट कर कर रखे होंगे कहीं पर, और इस पर आपने 8% के हिसाब से कमाया। और ये जो आपने एक महीने का 8% के हिसाब से कमाया, इसकी वैल्यू बनती है 1.33 समथिंग। सही है ना? मैं जरा डेसिमल प्लेसेस सही कर लूँ पूरे पेज पर। ठीक है जी। कहने का मकसद ये है कि देखें, जब आपके पास ग्रांट आई होगी 1 फरवरी वाले दिन, आपका पहला इस्तेमाल 1 मार्च वाले दिन है। तो आपने ये जो 200 मिलियन रुपए आए, इस पे कुछ कमाया होगा ना। सवाल कहता है कि 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिल्कुल मैंने कमाया होगा। इस ब्रांड पे क्यों नहीं कमाऊंगा? मैं बिल्कुल कमाऊंगा, क्यों नहीं कमाऊं भैया। तो मैंने 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च वाले दिन तक जो 200 मिलियन मुझे मिले थे, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया 8% पर, और एक महीने का उस पर इंटरेस्ट कमाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसमें से, इन 200 मिलियन में से 130 मिलियन 1 मार्च को इस्तेमाल हो गए। अगर 130 मिलियन 1 मार्च को इस्तेमाल हो गए, तो कितने इस्तेमाल नहीं हुए? 200 मिले थे, 130 मैंने 1 मार्च को इस्तेमाल कर लिए, अभी भी 70 मिलियन बाकी है। अभी भी 70 मिलियन बाकी रह गए ना भाई। 200 मिलियन 1 फरवरी को मिले, फरवरी से मार्च का एक महीने का इंटरेस्ट हो गया ऊपर। फिर मैंने 130 इधर से इस्तेमाल कर ली है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को 1 मार्च वाला जो बिल पे करना था उसके लिए 130 इस्तेमाल हुए, फिर भी 70 बच गए। ये 70 मैंने 8% पर मजीद इन्वेस्ट कर दिए। कितने महीने के लिए? अगली बार 1 अगस्त को पैसे पे करने हैं। अगली बार कब पैसे पे करने हैं? अगली बार 1 अगस्त को पैसे पे करने हैं 190। तो जिस दिन 1 अगस्त को पैसे पे करने हैं उस दिन तक के लिए तो मैं इसको इन्वेस्ट कर कर रख सकता था ना, बचे हुए जितने भी 70 मिलियन रुपए हैं। यानी कि मैंने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीनों के लिए ये फर्दर इन्वेस्ट करे होंगे। तो 200 माइनस 130, ये बचे हुए पैसे आ गए 70, मल्टीप्लाइड बाई 8%, मल्टीप्लाइड बाई 5/12। ये मैंने मजीद इस पर इनकम कमा ली। ये पीरियड कौन सा है? ये है 1 मार्च से लेकर 1 मार्च 19 टू 1 अगस्त 19। ठीक है, 1 मार्च 19 से 1 अगस्त 19 का एक मजीद पीरियड जो है उसमें आपने और इनकम कमा ली। तो 200 इंटू 8% इंटू 1/12, और फिर बचा हुआ 70 इंटू 8% इंटू 5/12, ये इनकम आपने जनरेट कर ली। ठीक है, ये इनकम आपने जनरेट कर ली। जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, जब तक वो इस्तेमाल नहीं हुआ उस पर आप कमाते रहे। अब आ जाते हैं हम इंटरेस्ट की कॉस्ट पर। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट की कॉस्ट पर।
अच्छा देखें, ये 130 तो मैंने यहाँ से ही फाइनेंस कर दिया, जो ग्रांट मिली थी ना, ग्रांट का टोटल कितना था, ग्रांट टोटल मिली थी आपको 200, उसमें से आपने जो है वो 130 यहाँ इस्तेमाल कर दिए। तो ये डेट्स जरा चेंज हो गई हैं क्या? ये 1 मार्च 19, 1 मार्च 19, ये 1 अगस्त 19, ये 1 जनवरी 19, ये 1 जुलाई 19। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, अब भाई इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब देखो, आपने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी और इस एसेट के लिए कब इस्तेमाल करी होगी? यहाँ पर करी होगी? नहीं, यहाँ पर नहीं करी होगी। क्यों? क्योंकि ग्रांट के 200 मिलियन थे, वहीं से 130 पे कर दिए। यहाँ पर करी होगी, हाँ, लेकिन 190 के लिए नहीं। 190 में से 70 यहाँ पर जो बचे हुए थे वो इस्तेमाल होगा। बाकी 190 - 70, 190 - 70 से जो अमाउंट रह जाता है, हाँ, उसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा होगा, तो इंटू 12% कर देते हैं। ठीक है। और ये दिन कौन सा है, जरा ये ध्यान रखिएगा। देखिए, 1 अगस्त वाले दिन पहली बार मेरी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इस एसेट के लिए यूज हो रही है। और 190 मिलियन के लिए नहीं, बल्कि उसमें से 70 तो ग्रांट के बाकी थे, 110 के लिए यूज हो रही है। 12% इंटू, अगली बार पैसे कब चाहिए थे? अगली बार पैसे चाहिए थे जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020। तो अगर आप 1 अगस्त से लेकर और 1 जनवरी तक क्या टाइम गिनते हो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5/12। तो जनाब, पहली बार यहाँ पर हमने 190 - 70 जो ग्रांट से आ गए, इंटू 12%, इंटू 5/12, ये आ गए आपने 6 मिलियन रुपए, जो आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। और ये 1 अगस्त को जो आपने पैसा इस्तेमाल करा था, वहां से आप शुरू कर रहे हो, और 1 अगस्त से लेकर जो है ना, आप इसको लेकर गए हो 31 दिसंबर वाले दिन तक। अच्छा, अब मैं अगर ये बात करूं कि मैं पहले हिसाब किताब कर रहा हूँ साल 2019 का, तो साल 2019 में मैं CWIP पे कितना लेकर जाऊंगा? CWIP क्या होता है? CWIP होता है कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना लेकर जाऊंगा? क्या मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कि मैं कितना कैपिटलाइज करूंगा, कितना मैं अपनी बैलेंस शीट में शो करूंगा? देखिए, मैंने जो है ना वो 130 का खर्चा 2019 में एक कर चुका हूँ इस फैक्ट्री बिल्डिंग को बनाने के लिए। और फिर 190 मिलियन का खर्चा एक और कर चुका हूँ इस फैक्ट्री बिल्डिंग को बनाने के लिए। इसमें जमा कर दो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, जो कि 6 मिलियन। तो ये पूरा अमाउंट हो गया जो मेरे पास मेरे CWIP में चला जाएगा। किस टाइम के लिए? 31 दिसंबर 19 वाले दिन के लिए। CWIP में क्या जाता है? CWIP में जो आपने प्लांट पर ओरिजिनली खर्चा लगाया है 130 और 190, और 130 और 190 की फाइनेंसिंग के लिए जो आपने कॉस्ट पे करी, वो अमाउंट, यानी कि वो 6 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं हम कि इसका P&L पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा 2019 की बात कर रहे हैं ना हम पहले, हम साल 2019 की बात कर रहे हैं, साल 2019। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो एक तो इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। ठीक है ना, इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी हमारे पास। इंटरेस्ट इनकम क्यों आएगी सर? देखिए, वो जो आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करी थी, वो गवर्नमेंट ग्रांट से आपने कुछ कुछ कर कर कमा लिया। तो ये जो कुछ कुछ कर कर कमाया, ये आपके लिए इनकम है, तो ये आपके इंटरेस्ट इनकम में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो 3.67 आपके इंटरेस्ट इनकम में आ जाएगी। साल है 2019, 3.67। और क्या होगा सर? अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हम देखते हैं कि ये CWIP, क्या CWIP की कोई डेप्रिसिएशन लगती है? नहीं, CWIP की डेप्रिसिएशन तो नहीं लगती है। अच्छा, ये इंटरेस्ट की कॉस्ट उसमें शामिल है, ये इंटरेस्ट की कॉस्ट उसमें शामिल है, और 326 की टोटल वैल्यू है। तो आपके पास यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स जहाँ पर आ रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स जहाँ पर आ रहे हैं, उधर आपके पास CWIP आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होगी कि भाई आप जो है वो ये भी देख लो कि आपके पास जो है ना वो कोई डेफर्ड इनकम वगैरह का चक्कर तो नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको कितने पैसे दिए थे? गवर्नमेंट ने आपको 200 मिलियन रुपए दिए थे ना, 200 मिलियन रुपए दिए थे। 200 मिलियन रुपए लायबिलिटीज में आएगा, डेफर्ड इनकम में आएगा, डेफर्ड डेफर्ड ग्रांट में आएगा, सॉरी डेफर्ड ग्रांट में आएगा, बिल्कुल डेफर्ड ग्रांट में भी आएगा।
तो आप क्या करोगे, आप दो चीजें रिकॉर्ड करोगे, एक तो डेफेक्ट ग्रांट में 200 रिकॉर्ड कर दो फैक्ट्री बिल्डिंग से पर्टेनिंग, ये लैंड की डेफेक्ट ग्रांट थी। इसी तरह से फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग की डेफेक्ट ग्रांट, फैक्ट्री बिल्डिंग की डेफेक्ट ग्रांट कितनी होगी, यहाँ पर 200 होगी। ठीक है, यहाँ पर 200 होगी। सही है जनाब, 200 हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद आपके पास जो है वो ये वाला जो एसेट है, ये इस दिन तो CWIP है ना, 31 दिसंबर 2019 वाले दिन ये CWIP है, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस है। तो CWIP यहाँ पर आपके पास जहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर लैंड आ रहा है, उस लैंड के साथ जो है वो CWIP भी आ रहा होगा। किस चीज का CWIP है, फैक्ट्री बिल्डिंग का CWIP है। फैक्ट्री बिल्डिंग का CWIP 2019 यानी कि 31 दिसंबर 2019 वाले दिन, 31 दिसंबर 2019 वाले दिन 326 आ रहा है। इस 326 में क्या है, इन 326 में, इस 326 में कैपिटलाइज होने वाली इंटरेस्ट की कॉस्ट है, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा है वो एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा अगर मैं 2019 देखता हूं तो बैंक ए जो है ना, उसका मार्कअप है 22 मिलियन का। ये मार्कअप क्या है, ये मार्कअप इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। लेकिन आप ये देखो कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन कैपिटल CWIP की वैल्यू में ऐड हो रहा है ना। 22 मिलियन टोटल अमाउंट है, 22 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन यहाँ पर मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ, पूरा कैपिटलाइज नहीं कर रहा। क्यों पूरा कैपिटलाइज नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, जनरल बोरिंग है। तो 22 मिलियन का इंटरेस्ट का एक्सपेंस था, 6 मिलियन जो है वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन गया। बाकी बचा हुआ 16 जो है उसका क्या होगा, बाकी बचा हुआ 16 जो है 22 - 6 वो आपका एक्सपेंस होगा, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2019 का होगा, उसमें एक इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा, और वो 22 - 6 से आ रहा होगा, यानी कि 16 आ रहा होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो 2019 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो अमाउंट्स आने थे, वो दोनों हमने लिख लिए। जहां तक बात है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो 2019 में हमारे पास जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, फैक्ट्री बिल्डिंग से रेलेवेंट गवर्नमेंट ग्रांट आ गई। एक और चीज आपके पास आएगी, और वो आपके पास करंट लायबिलिटीज में आएगी। सर वो क्या होगी, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है ना एक तरह से। तो आपके पास जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की अमाउंट है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की जो अमाउंट है वो भी तो करंट लायबिलिटीज में आएगी। अच्छा, वो कितनी होगी सर, अगर आप बैंक ए देखते हो, बैंक ए में बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2019 250 मिलियन। 31 दिसंबर 2019 को बैंक का लोन जो था वो 250 मिलियन था, तो ये भी यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है जी, ये आपके पास बैंक लोन दिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं फैक्ट्री बिल्डिंग की ही डिस्कशन कर रहे हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग में हमने जो है वो कुछ वर्किंग्स इस तरह की कर ली हैं जो कि 2019 से पर्टेन करती हैं। अब हम आ जाते हैं 2020 पर। ठीक है जी। अच्छा, 2020 में क्या हुआ, 2020 में मजीद खर्चा हुआ। 2020 में मजीद खर्चा कितना हुआ, 180 का हुआ। 180 का मजीद खर्चा हुआ, और ये 180 का मजीद खर्चा 1 जनवरी वाले दिन में। यानी कि अब मेरी कितनी बोरोइंग इस एसेट में इस्तेमाल हो रही है, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ साल, ईयर 2020। अब मैं ईयर 2020 की वर्किंग कर रहा हूँ। देखें, पहले तो आप ये देखें कि भाई कितना टोटल अमाउंट इस्तेमाल हो चुका है। 190 - 70, 190 - 70 कितना होता है, 120। 120 पहले ही मैं अपनी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी से इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर चुका था, जमा 1 जनवरी वाले दिन मजीद, 1 जनवरी वाले दिन मजीद 180, 1 जनवरी वाले दिन मजीद 180 लगे, यानी कि अब 300 मिलियन लग गए। अच्छा, दूसरे साल का जो रेट है, दूसरे साल का जो रेट है, अगर इस रेट को देखें, ये रेट आपने कैलकुलेट किया था मेरे ख्याल में 12.67%। तो हमारे पास 300 मिलियन इंटू 12.67%, इंटू 12.67%, इंटू जनवरी के बाद अगला खर्चा जो है ना वो जुलाई में, जनवरी के बाद अगला खर्चा जुलाई में, तो 6/12। ठीक है, मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूँ, 300 कैसे आया। देखिए, 190 - 70, यहाँ से 120 आ गया।
ठीक है, जो गवर्नमेंट ग्रांट के अलावा वाला अमाउंट था। 1 जनवरी को मजीद 180 का खर्चा किया, तो 180 और 120 टोटल हो गया 300। अब इस साल का जो रेट है, इस साल का जो रेट है वो 12.67% है। और 6 महीने क्यों? क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक की कैपिटलाइजेशन करेंगे। सर जनवरी से लेकर जून तक की कैपिटलाइजेशन क्यों कर रहे हो? जनवरी से लेकर जून तक की इसलिए कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2020। और हमें आईएएस बोरिंग कॉस्ट का आईएएस जो है वो ये कहता है कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप उस बोरिंग को कैपिटलाइज करना छोड़ दोगे। इसके अलावा इस पे तो आपने इंटरेस्ट लगा दिया, इसके अलावा आपने एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर 2020 में क्या क्या किया? 2020 में दो एक्सपेंडिचर्स किए, एक 180 का और एक 100 का। 180 का किया 1 जनवरी वाले दिन, और 100 का किया 1 जुलाई वाले दिन। अच्छा सर, यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये जो 100 का आपने 1 जुलाई वाले दिन किया, इस पर आपने इंटरेस्ट का एक्सपेंस क्यों चार्ज नहीं किया? तो जवाब ये है कि देखें, 30 जून 2020 वाले दिन ये एसेट कंप्लीट हो चुका था। बोरिंग कॉस्ट का आईएएस बोलता है कि उस दिन आप कैपिटलाइजेशन करना छोड़ देंगे। बहरहाल ये खर्चा हुआ तो ये एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा, तो ये 299.01 का तकरीबन, या 299 ही कह लो, 299 का यहाँ पर मजीद इस साल खर्चा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया है, एक और वर्किंग हम कर सकते हैं, वो ये है कि 30 जून वाले दिन, 30 जून 2020 वाले दिन, ये फैक्ट्री जो है ना, 30 जून 2020 वाले दिन ये फैक्ट्री आखिर हमें कितने की पड़ गई? इस फैक्ट्री का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पिछले साल का, जो इस साल का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा, वो 326 है, यानी कि पिछले साल तक मैं 326 का इस पे खर्चा कर चुका था। इस साल मैंने 299 का और खर्चा किया, यानी कि इसकी टोटल 625 मिलियन की वैल्यू बन चुकी है। 30 जून के बाद इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। इसकी डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 2020 टू 31 दिसंबर 2020, 6 महीने की इस पर मुझे डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? 6 महीने की डेप्रिसिएशन ऐसे लगेगी कि मैं ये जो अमाउंट है इसको डिवाइड कर दूंगा 25 से, यानी कि एसेट की यूजफुल लाइफ से, और 6 डिवाइडेड बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12.5 की मेरी डेप्रिसिएशन आ गई, और इसकी नेटबुक वैल्यू बन गई 612.5। ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन है 6 महीने की, 25 से डिवाइड किया नंबर ऑफ ईयर्स से, और 6/12 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये 612.5 हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस से अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर अब देखते हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाना था हमें 2020 में। एक तो ग्रांट की इनकम है, ठीक है। इसके बाद जो चीज आपने देखनी है वो ये है कि एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि 30 जून 2020 को वो एसेट यानी कि फैक्ट्री की बिल्डिंग चलने की कंडीशन में थी, तो 6 महीने की इसकी 12.5 की डेप्रिसिएशन है। 12.5 मैंने इसकी यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखी, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा? देखिए, कुछ इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो जाता है और कुछ एक्सपेंस में जाता है ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा ये बताएं सर। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का कुछ हाल ऐसा होगा कि भाई अगर आप सवाल का डेटा देखते हो तो आपके पास मार्कअप फॉर 2020 आ रहा है 36 और 21, 36 और 21, ये बैंक ए और बैंक बी का मार्कअप है, और इसमें से आपने कैपिटलाइज कितना किया? इसमें से आपने 19 कैपिटलाइज किया। तो आप करोगे क्या? आप इंटरेस्ट पे एक्सपेंस जब लिखोगे तो आप लिखोगे 36 जमा 21, 36 जमा 21 बैंक ए का इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस बैंक बी का इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। बैंक ए का इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस बैंक बी का इंटरेस्ट एक्सपेंस, इससे आपके पास टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, इससे आपके पास टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, करेक्ट। इस टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस में से आपने 19 कैपिटलाइज कर दिया, यानी कि 19 तो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दिया। अब जब 19 मैंने कॉस्ट का हिस्सा, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दिया है, तो वो 19 तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ रहा होगा, बचा हुआ 38 आ रहा होगा। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स पे चलते हैं, तो अब 2020 में सीडब्ल्यूआईपी नहीं होगा, 2020 के आखिर में सीडब्ल्यूआईपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि सीडब्ल्यूआईपी में तो चीज तब होती है जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। अब तो ये चीज पूरी कंप्लीट बन गई है, बल्कि इसकी जगह यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग होगी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। और फैक्ट्री बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ रही होगी? उसकी नेटबुक वैल्यू आ रही होगी, और उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी है? 612.5, 612.5 उसकी नेटबुक वैल्यू है, वो आ रही है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है?
अच्छा, इसके बाद आपको जो ग्रांट मिली थी, जो आपको ग्रांट लैंड से रेलेवेंट मिली थी वो तो आपने अकाउंट फॉर कर दिया ना। लेकिन कुछ ग्रांट ऐसी भी तो थी जो आपको फैक्ट्री बिल्डिंग से रेलेवेंट मिली थी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग की जो ग्रांट है उसमें से भी कुछ हिस्सा आपके पास जो है वो ग्रांट इनकम में चला जाएगा। ये तो लैंड है। और एक और ग्रांट इनकम आपके पास जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग से जो पर्टेन करती है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? कितनी ग्रांट मिली थी? गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹200 million रिसीव्ड ऑन 1 Feb 2019। 200 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई 25। जिस दिन एसेट को इस्तेमाल करना शुरू करा मैंने, जिस दिन एसेट को इस्तेमाल करना स्टार्ट करा, शुरू करा, उस दिन से मैं ग्रांट को जो है वो अपने पास ग्रांट इनकम के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया करूंगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। मल्टीप्लाइड बाई 6/12 इसलिए क्योंकि 2020 में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने इस एसेट को इस्तेमाल करा गया है। लिहाजा अगर 6 महीने इस्तेमाल करा गया है तो ग्रांट इनकम में जो आएगा अमाउंट वो 4 का आएगा। और अगर ग्रांट इनकम में 4 का अमाउंट आएगा तो 2020 की क्लोजिंग ग्रांट क्या होगी? ओपनिंग 200 थी, माइनस ये वाले 4, ये 4 हटा दो, तो आपके पास 196 आ रहा होगा। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद सर क्या हमारे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आपके पास देखें ना, बैंक ए का लोन भी है, बैंक बी का लोन भी है, और इन दोनों का क्लोजिंग बैलेंस जो है, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2020 वो 350 और 200। तो आप क्या करोगे? 350 प्लस 200 यानी कि 550, ये वैल्यू भी लिख दोगे। यहाँ पर आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग से और लैंड से रेलेवेंट काम हो गया। अब अगला काम क्या है? अगला काम आपके पास अगला एसेट है। अगला एसेट देख लेते हैं कि अगले एसेट में क्या है। तो अगला एसेट है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है जी, अगला एसेट हमारा आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अच्छा, द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 2020। तो इसका मतलब 2019 में तो कुछ भी नहीं है। एट कॉस्ट ऑफ ₹420 मिलियन। कॉस्ट इसकी जो थी वो 420 मिलियन थी। ₹240 मिलियन वॉज फाइनेंस थ्रू एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया 240 मिलियन का। The loan will be forgiven if the plant is operated for at least 4 years by BEL. Upon acquisition, there is a reasonable assurance that BEL will comply with the condition. गवर्नमेंट ने साथ में इसको ये भी बोल दिया कि भाई अगर आप ये प्लांट जो है वो 4 साल चला लेंगे, जिसकी रीजनेबल एश्योरेंस भी है, तो हम आपका ये लोन भी जो है ना वो माफ कर देंगे। तो एक तो हमारे पास प्लांट हो गया। अच्छा, प्लांट हो गया, प्लांट की डेप्रिसिएशन भी होगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन किस तरह से आएगी? डेप्रिसिएशन इस तरह से आ जाएगी कि 420 डिवाइडेड बाई प्लांट की लाइफ। प्लांट की लाइफ कहाँ है सर? अदर इन्फॉर्मेशन में सेकंड बुलेट 10 साल की लाइफ है। तो 420 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन अगर मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर यानी कि 5 महीने की डेप्रिसिएशन लगाऊं तो 5/12 यानी कि 17.5 जो है वो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन होगी। और इसकी नेटबुक वैल्यू आ जाएगी 402.5, या कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। किस दिन? आखिरी दिन। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है वो आपकी डेफर्ड ग्रांट है। डेफर्ड ग्रांट जो है वो 240 है। डेफर्ड ग्रांट का टोटल जो है वो 240 है। इनकम स्टेटमेंट में जो है वो कितना अमाउंट जा रहा होगा ये हमें मालूम करना है। तो जैसे जैसे एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से हम उसको कंप्लीट करते जाएंगे। अपॉन एक्विजिशन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट वी विल कंप्लाई विद दिस कंडीशन। बीएल इस कंडीशन से तो कंप्लाई करेगा कि 4 साल जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस है कि भाई वो अपना प्लान चलाता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो है ना वो फॉरगिवेबल लोन जो है उसकी कुछ ग्रांट को इनकम में रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, पीएनएल में लेकर जा सकता हूँ। और पीएनएल में कितनी अमाउंट लेकर जाऊंगा? 240 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5/12। डिवाइडेड बाई 10 इसलिए क्योंकि यूजफुल लाइफ 10 है। मल्टीप्लाई बाई 5/12 इसलिए क्योंकि पहले साल के 5 महीने की जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है और रेलेवेंट ग्रांट जो है वो इनकम में जा रही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रांट का जो क्लोजिंग होना चाहिए वो 230 पर होना चाहिए। क्लियर है भाई? ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लेकर जाना है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन आ रही है 17.5। तो यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था फैक्ट्री बिल्डिंग का। अब आपके पास आ रहा होगा डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस प्लांट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हो जाएगा लब अला करे 70.5। एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा प्लांट से रेलेवेंट क्या होगा? प्लांट से रेलेवेंट कुछ ग्रांट की इनकम रिकॉग्नाइज हो रही होगी, और वो कितनी है? वो है 10। ठीक है ना? तो आपके पास ये आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में आपने सारी चीजें जो है वो मेंशन कर दी। अच्छा जी, देख लेते हैं एक बार। सही है, सारी चीजें लग रही है हमने मेंशन कर दी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट पर जब हम आएंगे तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा वो उसकी नेट बुक वैल्यू यानी कि 402.5 पर होगा। नॉन करंट एसेट्स में होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 402.5 पर होगा। 2019 में इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2019 में तो कुछ भी नहीं है ना इससे रेलेवेंट। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो डेफर्ड ग्रांट की वैल्यू है वो 230 है। जैसे कि आपने ऊपर कैलकुलेट करी, टोटल 240 थी, उसमें से 10 पीएनएल में चली गई, 230 बच गई। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ये आपका सवाल जो है वो पूरा होता है। सारी वैल्यूज हमने नोट करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या कहाँ कहाँ जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, इन चीजों की रिकॉर्डिंग करनी थी, और ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है जी। मजीद अगर डिस्कशन करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस सवाल में 3-4 स्टैंडर्ड्स टेस्ट हो रहे थे, अच्छे से इसको दोबारा से सॉल्व करें, दोबारा से देखें 2-3 बार रिकॉर्डिंग, तो आप जो है वो चीज़ें समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।